हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसका थर्ड चैप्टर फ्रिक्शन, घर्षण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। घर्षण, देखिए घर्षण क्या होता है। मान लीजिए दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर गति कर रही हैं। एक वस्तु नीचे रखी हुई है, उसके ऊपर दूसरी वस्तु गति कर रही है, या फिर नीचे वाली वस्तु भी गति कर रही है, ऊपर वाली भी गति कर रही है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गति कर रहे हैं और गति करने के दौरान जो गति का प्रतिरोध करने वाला जो बल होता है उसको घर्षण बल कहते हैं। ये घर्षण बल होता क्यों है? जब दो एक खुरदरी सतह एक दूसरे ऊपर चलती है तो उनमें जब उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे गड्ढे टाइप में होते हैं। वो गड्ढे एक दूसरे गड्ढे के में फंस जाते हैं इस तरह से, और फंसने की वजह से वो उनकी गति का प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम पहली बात लिखेंगे घर्षण क्या होता है। जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर गति करती हैं तो इनकी गति का प्रतिरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं। यह बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये कोई सतह बना रहा हूं मैं, नीचे फर्श बना रहा हूं, ये फर्श है। ठीक है, इसके ऊपर ये मैं कोई भार रख देता हूं, इसके अंदर जो भार है वो नीचे की ओर लगेगा। ये इधर की ओर हम इस पर बल लगा रहे हैं, इस बल के कारण ये आगे की ओर गति कर रही है, तो इसका घर्षण बल हमेशा इसके पीछे की ओर होगा, F। ठीक है, और W की वजह से एक प्रतिक्रिया बल इसके विपरीत दिशा में होगा, ऊपर की ओर, जिसको हम R के नाम से डिनोट करेंगे। तो यहां पर क्या क्या है, यहां पर W वस्तु का भार है, वस्तु का भार, और R प्रतिक्रिया बल है, ये प्रतिक्रिया बल, P गति के लिए लगाया गया बल, गति के लिए लगाया गया बल, और F यहां पर घर्षण बल है, घर्षण बल है। ठीक है, ये सारी चीजें एक घर्षण तभी काम करेगी जब ये चारों चीजें इस एक वस्तु पर लगती हो। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक कर इसको उतार ले, हम आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है घर्षण का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन। देखिए घर्षण के दो प्रकार के महत्व है, दो प्रकार के प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो एक तो हम ये लिखेंगे पहला लाभदायक प्रभाव, और दूसरा हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो लाभदायक प्रभाव में इसकी वजह से देखो, इसके कारण पावर ट्रांसमिशन बोलते हैं शक्ति स्थानांतरण, शक्ति संचरण। किसमें होता है शक्ति संचरण? जैसे बेल्ट और व्हील के बीच में। ठीक है, शक्ति संचरण तथा लगाना सही नहीं है अभी। शक्ति संचरण, ब्रेक, और एक व्यक्ति जमीन पर चल पाता है। ठीक है, तो चलने फिरने वाले जीवों तथा धरती के बीच लगने वाला घर्षण।
वाले घर्षण के कारण सभी जीव गति कर पाते हैं। जैसे अब अगर हम फर्श पर चलते हैं तो फर्श और हमारे पैर के बीच में घर्षण लगता है, जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं लगेगा तो हम फिसल कर गिर जाएंगे। ठीक है। दूसरा, हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव, देखियो हानिकारक प्रभाव की वजह से क्या होता है, मशीनों के कुछ भागों के बीच में घर्षण लगता है, जिसकी वजह से उनमें घिसावट होने लगती है। ठीक है। तो देखिए, मशीनों में लगने वाले घर्षण के कारण, लगने वाले घर्षण के कारण टूट फूट व घिसावट होती है। ठीक है। जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता है। तो ये इस तरह से, इसके उदाहरण मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल है इसके, जैसे बियरिंग, गियर्स। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बियरिंग है, गियर है, जैसे रोड, सड़क व टायर। सड़क व टायर, ध्यान दें, सड़क और टायर के बीच में घर्षण लगना जरूरी भी है, लेकिन लिमिट ज्यादा जब घर्षण लगता है तो टायर घिसने लगते हैं। ठीक है। ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण के प्रकार। देखिए, घर्षण उसकी गति के आधार पर दो प्रकार का होता है। तो लिखेंगे, घर्षण दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण ये क्या होता है, जब वस्तु पर गति के लिए कोई बल लगाया जाए, गति के लिए कोई बल लगाया जाए और वस्तु गति नहीं करे, ऐसी स्थिति में वस्तु व सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण कहलाता है। ठीक है। स्थैतिक घर्षण कहलाता है। यह घर्षण गतिक घर्षण की तुलना में अधिक होता है। गतिक घर्षण की तुलना में अधिक होता है। तो ये तो हो गया हमारा स्थैतिक घर्षण। अब दूसरी बात करेंगे हम गतिक घर्षण की। गतिक घर्षण, गतिक घर्षण में इंग्लिश में बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। देखो ये क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु पर, किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाला घर्षण गतिक घर्षण कहलाता है।
है, आप इसको उतार लें थोड़ा सा और बोर्ड मिटाऊंगा मैं अभी। यह है घर्षण। दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे होता है? दो प्रकार की गति होती है, उसका आधार पर दो प्रकार का होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो गति दो प्रकार की होती है। एक तो स्लाइडिंग मोशन जिसको हम सर्पी घर्षण भी बोलते हैं। ठीक है, सर्पी घर्षण। सर्पी मतलब सर्प मतलब सांप। सांप कैसे करता है? फिसलता हुआ चलता है सतह पे। तो जब वस्तु एक वस्तु दूसरे सतह पर फिसलती चलती है तो उस कंडीशन में लगने वाला जो घर्षण होता है उसको सर्पी घर्षण बोलते हैं। सर्पी घर्षण इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए, जब वस्तु सतह पर फिसलती हुई गति करती है तो वस्तु व सतह के मध्य लगने वाला वस्तु व सतह के मध्य लगने वाला घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बैलों द्वारा खेतों में मेज लगाना। ठीक है, देखा होगा बचपन में या फिर फिल्मों में देखा होगा। आजकल तो बहुत कम लोग करते हैं, बैलों से ट्रैक्टरों से कर लेते हैं। क्या करते हैं कि ट्रैक्टर या बैल के पीछे एक बड़ी सी लकड़ी का फट्टा बांध देते हैं पीछे। वो जो ट्रैक्टर जोत लगाता चलता है तो उस फट्टा वो फट्टा उनको सीधे समतल करता हुआ चलता है। तो जमीन के और उस फट्टे के बीच में जो घर्षण बल लगता है ना, वो कौन सा होता है? सर्पी घर्षण होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा रोलिंग घर्षण। इसमें वस्तु और जो सतह होती है उसके बीच में जो वस्तु होती है वो गति होती है, वो घूर्णन गति होती है, इसको रोलिंग घर्षण बोला जाता है। जब वस्तु वह सतह के मध्य घूर्णन गति हो तो उनके बीच लगने वाला घर्षण बल रोलिंग घर्षण कहलाता है। रोलिंग घर्षण कहलाता है। यह घर्षण सभी प्रकारों में सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये हमारे घर्षण के प्रकार हो गए। अब देखिए, अगर इन सभी प्रकार के घर्षणों को हम एक ग्राफ में दिखाएं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? एक तरफ हम ले लेते हैं घर्षण बल, इधर हम घर्षण ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर की दिशा में, और यहां पर ले लेते हैं हम लगाया गया बल। ये बल है, जैसे जैसे हम बल बढ़ाएंगे वैसे वैसे घर्षण बल का मान भी बढ़ता है। तो देखिए, सबसे पहले इस बिंदु से चलना शुरू करेंगे, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, केंद्र बिंदु। तो जैसे जैसे हम बल का मान बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे जो घर्षण बल है उसका मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये घर्षण बल का मान किसके लिए बढ़ रहा है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से, स्टैटिक घर्षण की वजह से।
लेकिन जब एक लिमिट के बाद में जो स्थैतिक घर्षण है वो खत्म हो जाता है और वस्तु फिसलने लगती है। मतलब जैसे जैसे वस्तु है, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है सतह पर रखी हुई है, मैं इसके ऊपर धीरे धीरे यहां से बल लगा रहा हूँ, खींच रहा हूँ इसको, धीरे धीरे बल बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वस्तु आगे की ओर सरकने लगेगी। तो जब तक ये सरक नहीं रही है तब तक तो इसके ऊपर जो घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण है, ठीक है। मतलब बल बढ़ाने पर स्थैतिक घर्षण भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक लिमिट के बाद में ये वस्तु चलने लगती है, मतलब इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन आने लगता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है तो फिर उसके बाद में घर्षण बल का मान बढ़ना बंद हो जाता है और फिर ये सीधा हो जाता है, ठीक इस तरह से। तो यहां से और यहां तक जो भी फ्रिक्शन होगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण। इसके बाद में जो आगे फ्रिक्शन होगा वो होगा हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर हम इसको डायनेमिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो एक टाइप का होता है, डायनेमिक में दोनों तरह के रहते हैं। डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है, और ये आगे तक चलता जाता है जब तक जैसे जैसे बल बढ़ाएंगे इसका मान बढ़ता नहीं डायनेमिक फ्रिक्शन का। अब तो ये तो हो गया सिंपल सा ग्राफ, है ना। और आगे बात करेंगे हम सीमांत घर्षण की। सीमांत घर्षण की इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। बहुत बार एक दो नंबर पूछ जाता है ये, इसलिए ध्यान रखें, जरूर पढ़ लें इस चीज को। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे जैसे हम इस ग्राफ में देखें तो जैसे जैसे फोर्स का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन का मान बढ़ता जाएगा। तो एक लिमिट पर जाकर हम P का मान लगा दें, ठीक है, तो यहां पर जो इसका मान F हो जाएगा, ठीक है। तो यहां अगर हम यहां पर लगाते हैं P का मान तो यहां पर इतना F का मान आएगा, यहां पर लगाएंगे तो इतना F का मान आएगा, यहां पर लगाएंगे तो इतना F का मान आएगा, इस तरह से यहां पर लगाएंगे इतना आएगा। मतलब 0 से लेकर हम ये जो Q बिंदु है OQ के बीच में लगातार जितना हम P का मान लगाएंगे उतना उतना हमको F का मान मिलता चला जाएगा उसी अनुपात में। तो एक लिमिट आएगी, इस लिमिट पर जाकर हम P का मान बढ़ाते चलेंगे तब भी फ्रिक्शन का मान बढ़ना बंद हो जाएगा। तो जिस बिंदु पर ये ऐसा शुरू होता है कि फ्रिक्शन का मान बढ़ना शुरू हो जाए, वो बढ़ना शुरू ना हो, मतलब अपने आप ही फिक्स हो जाए F का मान इस बिंदु पर, तो इस कंडीशन में लगाया गया जो फोर्स होता है और ये F होता है, इसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब सीमांत घर्षण, ठीक है। सीमांत घर्षण की अगर परिभाषा लिखना चाहूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वह अंतिम बिंदु जिस पर बल व घर्षण बल का मान अधिकतम होता है। अधिकतम होता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। ठीक है। इससे पहले क्या होगा, जो P है वो समानुपाती होगा F के, ठीक है। P समानुपाती F के होगा इस Q बिंदु से पहले। तो ये हमारे इसका थ्योरी हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है घर्षण के नियम। घर्षण के नियम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होंगे, दो प्रकार का घर्षण होता है, उसके आधार पर दोनों प्रकार के नियम होंगे। ध्यान रखें दोनों नियम लगभग सेम होते हैं, बस दूसरे प्रकार का जो नियम होता है गतिक घर्षण, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, एक दो पॉइंट होते हैं वो मैं अलग से लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गतिक घर्षण के नियम, नहीं स्थैतिक घर्षण के नियम की बात करेंगे हम, गतिक बाद में करेंगे ताकि आपको दो बार नहीं लिखना पड़े। स्थैतिक घर्षण के नियम, इसमें एक पॉइंट देखिए, घर्षण सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है।
ठीक है। जैसे F आगे की ओर, P आगे की ओर लग रहा है तो F पीछे की ओर लगेगा। बी पॉइंट, घर्षण बल संपर्क सतह पर निर्भर करता है। अगर सतह खुरदरी है तो ये ज्यादा लगेगा और चिकनी है तो कम लगेगा। ठीक है। सी पॉइंट, घर्षण बल संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। डी पॉइंट, सीमांत संतुलन की स्थिति में F P के बराबर लगता है। F और P तो आप जानते हो, P हमारे द्वारा या फिर किसी मशीन के द्वारा लगाया गया बल होता है और घर्षण बल अपने आप ही उत्पन्न होता है, मतलब घर्षण बल और लगाए गए बल बराबर होते हैं। और E अंतिम बिंदु, देखिए सीमांत संतुलन की स्थिति में, उसी स्थिति की बात करें, सीमांत संतुलन की स्थिति में F तथा, ऐसे लिखो, F और P तथा F का अनुपात, ऐसे लिखो, F व P का अनुपात, P ने R लो, यहां पर R प्रतिक्रिया बल है, का अनुपात निश्चित रहता है, निश्चित रहता है मतलब स्थिर रहता है, ये बदलता नहीं, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब F/R बराबर स्थिर, स्थिरांक निश्चित होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे स्थैतिक घर्षण के नियम। अगर हम बात करेंगे गति घर्षण के नियम की, तो इनमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। अब थोड़ा सा परिवर्तन कैसे आएगा, उससे पहले आप इस वीडियो को रोककर इसको उतार लें, फिर हम गति घर्षण के नियम के बारे में बात करेंगे। देखिए गति घर्षण के नियम, इसमें जो हमारे स्थैतिक घर्षण के नियम है उसको छोड़कर उसके अलावा सिर्फ एक ही है, वो नियम सारे इसमें अप्लाई होंगे, सिर्फ एक नियम एक्स्ट्रा होता है। वो क्या है, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि गति घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना सा ही फर्क है, बस थोड़ा सा कम हो जाता है। वो कितना होता है आगे हम जब फॉर्मूला निकालेंगे उसके अनुसार ये कम निकल कर आएगा, कितना कम होता है। ठीक है, तो अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ये क्या होता है, ये है चरम घर्षण बल तथा लंबवत प्रतिक्रिया बल, लंबवत प्रतिक्रिया बल का अनुपात होता है। ठीक है, अर्थात इसको हम यहां पर लिखना चाहें तो यहां पर होगा म्यू बराबर चरम घर्षण बल, चरम घर्षण बल बटे लंबवत प्रतिक्रिया बल।
मतलब म्यू बराबर ऊपर का चरम घर्षण बल क्या होगा, एफ होगा, और नीचे क्या होगा, आर होगा। अगर यहां से हम एफ का मान निकालना चाहे तो ये एफ बराबर निकल के आएगा म्यू आर, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है जिसको हम बार बार उपयोग करेंगे, ठीक है। कोण, फ्रिक्शन एंगल, देखिए इसको निकालने के लिए पहले आप समझेंगे कि ये घर्षण कोण होता क्या है। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है ना, जो किसी सतह पर गति कर रही है। गति करने के लिए हमें इस पर एक बल लगाना पड़ेगा आगे की ओर, ठीक है, P। तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर F, इसके नीचे की ओर लगेगा इसका भार W, ऊपर की ओर लगेगा इसका R। तो ध्यान दें F और R का एक प्रतिक्रिया बल को एक परिणामी बल होगा जिसको हम इन दोनों के बीच होगा, उसको मैं S से डिनोट कर देता हूं, S से, ठीक है। तो R और S के बीच जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं घर्षण कोण, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो इसकी परिभाषा देखो, लंबवत प्रतिक्रिया बल व घर्षण बल के परिणामी के मध्य बनने वाला कोण घर्षण कोण कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। फाई से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इसके एक समांतर रेखा खींचेंगे, ये समांतर रेखा F के बराबर होगी, तो F को मैं यहां पर डिनोट कर सकता हूं। तो अब इस त्रिभुज के अंदर देखें तो ये हमारा पास में हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये फाई है, फाई के सामने की जो भुजा होती है उसको हम लंब बोल सकते हैं, ये कर्ण है और ये आधार है। तो यहां पर हमारे पास में क्या क्या चीज है, F का मान है, मतलब ये वाली भुजा हमारे पास में, और R का मान है ये, और ये भुजा है। इन दोनों भुजाओं का हम अनुपात लें, मतलब RS बटे इसको मैं O नाम देता हूं, तो OR, ठीक है, बराबर ये लंब बटे आधार tan थीटा हो गया, मतलब tan थीटा की जगह हम लिखेंगे फाई। यहां पर इस भुजा को मैं लिख देता हूं F, इसको लिख देता हूं मैं R, बराबर tan फाई, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं फाई की वैल्यू, तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स F बटे R, ठीक है। यहां पर थोड़ी जगह बची हुई है, इसमें देख लेते हैं। F बराबर क्या होता है, म्यू आर, तो म्यू बराबर क्या होगा, F बटे R। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में यहां पर F बटे R का मान म्यू रख दूं, तो हमारे पास में फाई बराबर क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स म्यू, ठीक है। तो हमारे पास में फाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स म्यू। तो घर्षण कोण और ये हमारे पास में जो घर्षण कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कांस्टेंट है, उनके बीच में रिलेशन भी आ जाता है यहां से, ठीक है। तो ये घर्षण कोण हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।